केडिया जी, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया जुड़ने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है अभी इस समय आपका मार्केट पे? देखिए, जब मार्केट की हम बात करेंगे तो एक्चुअली निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे हैं। जी। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको ये बैंक निफ्टी की चार्ट दिख रही है। आज पूरा कैलेंडर पर एग्जैक्टली एक महीना हो गया। ये 15 मई की कैंडल है, हम्म। जो कि बंद हुई थी 44,000 से सिर्फ 0.2 अंक नीचे, करीब 44,000 पे। और आज भी हम उसी स्तर पर हैं। तो एक महीने से ब्रोकरेज और स्टॉप लॉस दिए जा रहे हैं लोग। बुल बेयर दोनों तरफ से परेशान हैं। तो देखिए, बिना फ्रेंड की जिंदगी और बिना ट्रेंड का बाजार, ये बड़े घातक होते हैं। और हमने एक चॉइस ली कि हम इस बिना ट्रेंड की बैंक निफ्टी से बाहर रहेंगे। पर अब इसे शॉर्ट सेल का समय करीब करीब आ गया है। एक और बात ऐड करता हूं। देखिए, अब लाखों लोग चार्ट देखने लग गए हैं भारत में, जो अच्छी बात है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के फेरे में जो लोग पड़ जाते हैं, वो टिपिकल क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह सोचने लगते हैं कि ये लेवल टूट गया तो ये भाग ही जाएगा, ये लेवल टूट गया तो भाग ही जाएगा। चार्ट्स पर जो काम करती है वो हाइड्रोलिक मैकेनिक्स काम करती है। एक रफ्तार से चलते 12 नॉट पे चलते हुए पानी के जहाज को आप अगर फुल ब्रेक भी मारोगे, तो टिपिकल व्हीकल्स की तरह शिप्स के अंदर कोई ब्रेक डिस्क नहीं होती है जो ग्राउंड को पकड़ेगी। पानी की सतह के ऊपर में ब्रेक काम नहीं करता है। तो अपने ही मोमेंटम में, जब यहाँ मोमेंटम को ब्रेक लग गया, आरएसआई यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर था, उसके बाद से मार्केट इज जस्ट स्लाइडरिंग। वो पानी की सतह पर फिसल रहा है। और अब आज देखिए, जैसे इंडसइंड बैंक में क्लियर कट शॉर्ट सेल कॉल जनरेट हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अभी बेच दोगे। और ये जो मैंने प्रोजेक्शंस बनाए हुए हैं, हम कम से कम इसको 1,050 तक के लिए खेलेंगे। और एवरी रैली इज गोइंग टू बी, एवरी रिबाउंड गोइंग टू बी शॉर्ट सेल। हो सकता है आज इंट्राडे में देखिए, यहाँ पे इस तरह का ओवरसोल्ड होने के बाद इंडसइंड बैंक वापस अगर ऊपर आ जाता है, करीब करीब इस येलो लाइन को आप 835-36 को स्टॉप लॉस बनाकर बेचोगे। तो इंडिविजुअली अब सारे ही बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत सारी तारीफ हो रही है, तो 90 रुपए में जब हमने उसको लेने का निर्णय बनाया था तब भी हास्यास्पद थे। और आज बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जब चारों तरफ से सबकी स्वीकृति आ गई कि यह सर्वश्रेष्ठ निवेश है, हमने उसे बेचना है, तो सारे लार्ज कैप बैंक्स सेल हैं। एक एक करके सब में शॉर्ट सेल सिग्नल ट्रिगर हो रहे हैं। जो लास्ट कुछ दिनों में इंडसइंड और एक्सिस बैंक ने भी अति के बाहर, मतलब जोश बनाए रखा था, अब वो भी चरमरा गए हैं। तो बैंक्स आर शॉर्ट सेल। और इंडिविजुअली देखो आप निफ्टी के अंदर, एक अडानी इंटरप्राइज की चार्ट शायद ऐसी है जिसको अभी भी मैं शॉर्ट करने का दुस्साहस नहीं करूंगा। वो हो सकता है अभी भी ऊपर की तरफ भड़क जाए। बाकी इंडिविजुअली मेरे को निफ्टी के अंदर भी अब अडानी इंटरप्राइज को छोड़कर किसी भी स्टॉक में शॉर्ट सेल सिग्नल आते के साथ उसे शॉर्ट करने में कोई हिचक नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, वो मेरे शब्द नहीं है। तो लार्ज कैप्स में अब करेक्शन करीब करीब बन चुका है और एक एक करके स्टॉक्स ट्रिगर करेंगे। और हम अपनी बी ग्रुप की पोजीशंस को अभी भी बरकरार रखेंगे, या हो सकता है बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स हैं जिनको हम अभी भी थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे। ठीक है। एक सेक्टर के बारे में 2-3 दिन से काफ़ी बातचीत हो रही है सुशील जी, और वो है मेटल काउंटर्स। आप डॉलर इंडेक्स पे भी बहुत पैनी नज़र रखते हैं क्योंकि वो इसका इम्पैक्ट आता है मेटल्स पे। आपकी क्या स्टडी चल रही है वहाँ पे, या आपने नज़र डाली इधर? देखिए, ये जो भावनाएं है ना, फंडा बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि वो फंडामेंटल एनालिसिस करते करते कब भावुक हो जाते हैं। मैं फंडामेंटल एनालिसिस का बिल्कुल भी उपहास नहीं कर रहा, पर खतरा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कब भावुक हो जाएगा फंडामेंटल करते करते, उसे पता नहीं चल पाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फंडामेंटल एक विचार है और व्यवहार आपको टेक्निकल के अनुसार करना पड़ेगा। टाटा स्टील की आप चार्ट को देखिए, ये थोड़ा बहुत जो लपका है, तो ये क्या इनफ है? ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ एक रीबाउंड है। बाकी निफ्टी के साथ टाटा स्टील को भी नीचे जाना है 90 रुपए तक। तो जो लॉन्ग टर्म का विचार है उसको आप शॉर्ट टर्म के व्यवहार में जब मिक्स कर देते हो, इसीलिए टेक्निकल एनालिस्ट को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं एनएमडीसी और नाल्को, इन दो स्टॉक्स को जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए उठा के रखा है, उन दोनों को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स के स्टॉक्स को भी शॉर्ट करने का इंतजार कर रहा हूं। पर चूंकि बैंकों में और ऑटो में मेरे को बहुत बड़ी मलाई नीचे की आती दिखती है, तो हम हो सकता है कि मेटल्स को शॉर्ट करने के लिए कैपिटल ही नहीं जुटा पाएंगे, सारी कैपिटल हमारी उसी शॉर्ट्स में चली जाएगी। पर मेटल्स पे किसी भी प्रकार से कोई बाई का फॉर्मेशन बन रहा हो, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। ओके। तो सुशील, अब इस वक्त अदरवाइज और मिड कैप स्मॉल कैप में कहाँ आपका तेजी का व्यू बन रहा है? कोई तो स्पेस है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव तो है।
हाँ, तो जो स्टॉक्स बहुत लैगार्ड रह गए, तो उसके पहले देखिए अजय जी की मैं एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, जो डॉलर इंडेक्स पे। तो तो वो पुरानी कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अभी ग्लोबल मनी बना हुआ है डॉलर ही, चाहे रॉन्ग है चाहे राइट है, पर आज भी है वही। और डॉलर इंडेक्स की चार्ट बहुत जोर से बढ़ने के लिए तैयार है। और उसी वजह से मुझे S&P 500, नेस्डैक, डैक्स, फुटसी, सभी जगह पे टॉप आउट फॉर्मेशंस दिख रहे हैं। तो ग्लोबल इक्विटी इंडाइसेस का अगर 1-2 महीने का करेक्शन बन जाता है 10-12% का, तो हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी बिल्कुल अछूती नहीं रहेगी। सेक्टोरल अलग अलग सेक्टर्स में ज्यादा घटत आ सकती है। और उसको जोड़ते हुए आपका जवाब अब कंप्लीट होता है कि मेटल्स के भी स्टॉक्स में तेजी नहीं है। और अब अगर हम आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, तो देखिए अब हमने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर पे लास्ट 15-20 दिन पहले ये पिक्चर आइडेंटिफाई किया था, आपसे ब्रीफ में बात हुई थी। मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी एक सेक्टर 12-13 हजार की निफ्टी के लेवल तक की तबाही को देख चुका है। और पूरे के पूरे सेक्टर के सारे स्टॉक्स को बढ़ना है। तो अब कैसे विरोधाभास संभव है कि निफ्टी 15% भी घट सकती है और ये स्टॉक्स डबल हो जाएंगे? तो जब निफ्टी मान लीजिए किसी टाइम 7 दिन में 10 दिन में 5% घटती है, तो ये मीडिया के स्टॉक्स हो सकता है 5% घटेंगे, पर निफ्टी में बीच में 2.5% का रिबाउंड आएगा, ये 15-15, 20-20% बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल संभव है इस तरीके से, कि पॉसिबिलिटी है कि 15% की निफ्टी की करेक्शन आए और आपका एनडीटीवी फिर भी यहाँ से 100 रुपया ऊपर हो। तो हम निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग चीज है, उसे अलग तरीके से खेल रहे हैं। मीडिया के स्टॉक्स में ऑल पुलबैक सर बाइज, आपको जो भी स्टॉक्स पसंद आए, हमारी पसंद के 4-5 है, पर बढ़ेंगे सारे। उसी तरह से मैं एक बड़ा साइक्लिकल पिक्चर देख रहा हूं फार्मा में। ज्यादातर स्टॉक्स फार्मा में 5-7 स्टॉक्स को छोड़कर मार्केट के साथ साथ अभी भी अच्छी घटत देंगे। और उस घटत में उन्हें शॉर्ट करने के चक्कर में फंसने की बजाय हमारा सुझाव है कि फार्मा को बहुत गहराई से अध्ययन किया जाए, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट भी है उनको भी अध्ययन करें तो कमा लेंगे साथ। इस अगले करेक्शन के बाद मुझे फार्मा में इतनी बड़ी तेजी लगती है अक्रॉस द बोर्ड, परेशान हो जाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स लें। दुनिया भर के स्टॉक्स 2 बैगर 3 बैगर बनेंगे, बहुत से स्टॉक्स 5 बैगर भी बनेंगे। पर साथ में एक अजीब सी विडंबना है कि जो सबसे बड़े जो दो स्टॉक हैं, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, उनमें हम कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव रहने वाले हैं। उन दोनों को आप छोड़ दो तो चाहे बायोकॉन है, चाहे आपके सनोफी है, चाहे सब पुल बैक्स में लेने के हैं, चाहे आपके कोई सा आप स्टॉक ले लो, मतलब परेशान हो गए 90 स्टॉक्स की लिस्ट में से कि कितने स्टॉक्स ले पाएंगे। तो आने वाले बड़े 10-15% के ब्रॉड मार्केट करेक्शन में अगले 2 साल की अवधि के लिए फार्मा के अंदर बड़ा एक्सपोजर बनाकर मुझे लगता है बड़ा लाभ बनेगा। हमें इस वक्त दिखता है एक मल्टी बैगर पोटेंशियल का कैडर दिखता है आपको, और कई सारे स्टॉक्स जो आप बोल रहे हैं 2 टाइम्स 5 टाइम्स भी हो सकते हैं। ठीक है सुशील, तो नजरिया अभी भी का लार्ज कैप बैंक्स पे थोड़ा सा सेल साइड का ही है, लेकिन फार्मा में आपको अच्छी तेजी दिख रही है आगे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन